जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है आपका जो एग्जाम है फिजिक्स का वो 2022 में 2 फरवरी को होने वाला है। और दोस्तों उस दिन जो आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो आपकी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन दोस्तों सब्जेक्टिव की जो तैयारी है वो आपकी अच्छी नहीं चल रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए फिजिक्स का मोस्ट बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको 2 फरवरी को दिन एग्जाम के दिन देखने को मिलेगा। क्योंकि सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए चुना गया है, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से क्या समझते हैं? कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से क्या समझते हैं? आपका ऑप्शन आंसर है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उन्हें उस स्थान का पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं। कितना आसान भाषा देखिए, यानी कि आपको परिमाण का पता चलेगा और दिशा का यानी कि डायरेक्शन का पूर्ण ज्ञान का पता चलेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का चुंबकीय तत्व। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का चुंबकीय तत्व। और ये तत्व कौन कौन सा है? एक आपका दिक्पात, एक नति या नमन। आपको कम से कम ऑप्शन में एग्जाम्पल जरूर देना है। ठीक है, दिक्पात, नति या नमन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको एग्जांपल जरूर देना है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। प्रतिकीय पदार्थ क्या है? इसके 4 गुण को लिखें। यहाँ पर 4 गुण पूछ रहा है तो आपको 4 गुण कम से कम लिखना ही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए आपका 2020 में एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ है क्या? देखिए वैसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय होते हैं जिनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अधिक प्रबलता वाले भाग से कम प्रबलता वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि वैसे पदार्थ को हम लोग प्रतिचुंबकीय बोलते हैं जिसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अधिक प्रबलता वाले भाग से कम प्रबलता वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिकीय चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है 4 गुण को लेके, तो इसमें जो पहला गुण आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है गुण में कि ये जो है ठोस में भी, द्रव में भी और गैस अवस्था तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ का हम लोगों ने पहला गुण देखा कि ये ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा गुण है आपका चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग में इन पर मंद विकर्षण होता है। चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग में इन पर जो है मंद विकर्षण यानी कि रिपल्सन होता है। इनकी आपेक्षिक, तीसरा गुण आपका इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एकांक से कम होती है। इनकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो एकांक से कम होती है। चौथी गुण है इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान छोटा और ऋणात्मक होता है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो है वो छोटा होता है और ऋणात्मक होता है। पांचवा गुण आपका ताप परिवर्तन से इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि टेम्परेचर के बदलने से इनका जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उस पर किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं देखा जाता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि 3 आपका कि अनुचुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं? इसके गुणों को लेकर पहले आपको पूछा प्रतिचुंबकीय के बारे में, अब आपको पूछ रहा अनुचुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं? इसके गुणों को लेकर देखिए सबसे पहले आपको आंसर लिखना है अनुचुंबकीय। यहाँ पर नहीं पूछा कि कितना गुण, तो आप कितना भी गुण लिख सकते हैं और कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 2 गुण तो कम से कम लिखना ही है। ठीक है, क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? वैसे पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं। वैसे पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय फील्ड में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं। हल्का चुंबक प्राप्त कर लेते हैं तथा उन्हें कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। अब इसके गुण निम्नलिखित है। सबसे पहला गुण आपका अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ भी जो है वो ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, ये भी जो है ठोस, द्रव, गैस में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपका लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में इनमें आकर्षण जो है वो कम होता है। लौह चुंबकीय जो पदार्थ होता है उनमें उसकी तुलना में, उसके कंपेरिजन में इसमें जो आकर्षण है यानी कि अट्रैक्शन जो है वो क्या होता है? कम होता है। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एकांक से थोड़ी अधिक होती है। इनकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो एकांक से क्या होती है? थोड़ी सी अधिक होती है। ठीक है, कम नहीं, यहाँ पर देखेंगे यह अधिक होती है। ठीक है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान छोटा और धनात्मक होता है। इनका जो चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो क्या होता है? एक तो छोटा होता है और एक धनात्मक होता है। ध्यान रखेंगे। 5वां गुण आपका इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है यानी कि इन प्रोपोर्शनल होती है। तो इन पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप के यानी कि टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि ताप परिवर्तन से इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यहाँ पर क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। प्रतिचुंबकीय के बारे में आपको अच्छे से, लौह चुंबकीय के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद
प्रतिचुंबकीय के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है, उसके बाद अनुचुंबकीय के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कंफ्यूज किया जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन आपका कि लौह चुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लौह चुंबकीय के बारे में। पहले हमने देखा प्रतिचुंबकीय, फिर देखा अनुचुंबकीय, अब आपको पूछ रहा है लौह चुंबकीय के बारे में। देखिए इसके गुण को भी लिखने के लिए कह रहा है, तो कम से कम आपको 2 गुण लिखना है और ज्यादा से ज्यादा 5 गुण लिख सकते हैं। सबसे पहले लौह चुंबकीय पदार्थ होता क्या है। देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति तो धनात्मक होती है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो तो पॉजिटिव होता है, वो तो धनात्मक होती है, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इनमें चुंबक का गुण सहज ही आ जाता है। और ये अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाए तो इनका जो चुंबक का गुण है वो क्या होता है, सहज ही आ जाता है और वे शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। इन पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो चीजें आपको समझ में आ गई। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, ऐसे पदार्थ जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो पॉजिटिव होगा और इसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इनका जो चुंबक का गुण है वो सहज ही आ जाए, यानी कि चुंबकीय गुण जो है इसके अंदर आ जाता है, चुंबक का जो गुण रहता है वो इसके अंदर आ जाता है और वे शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। इन पदार्थों को बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। अब इसके गुण पूछ रहा है आपको, तो कम से कम 2 गुण लिखना है आपको, ठीक है। ध्यान रहे एग्जाम में कम से कम 2 गुण। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। तो लौह चुंबकीय पदार्थ, अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण क्या है, तो आपका है लोहा, निकेल, कोबाल्ट। और इससे पहले वाले का भी उदाहरण था, आपको अनुचुंबकीय पदार्थ का भी उदाहरण लिख देना है, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं इसके गुण क्या क्या है। सबसे पहले आपका है पहला गुण, आपका किसका गुण हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लौह चुंबकीय का गुण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लौह चुंबकीय का सबसे पहला गुण जो आता है वो आता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले लौह चुंबकीय पदार्थ रवेदार ठोस होते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, उसमें हम लोगों ने देखा कि ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है यानी कि लौह चुंबकीय जो है वो पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो रवेदार होते हैं। क्या होते हैं, रवेदार ठोस होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण बहुत ही प्रबल होता है। क्या होता है, एक में हम लोगों ने देखा बिल्कुल भी नहीं होता, एक में देखा कि थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है यानी कि लौह चुंबकीय में क्या है, इसका जो आकर्षण है वो बहुत ही प्रबल होता है, यानी कि बहुत ज्यादा आकर्षण, अट्रैक्शन होता है। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एकांक से बहुत अधिक होती है और इनकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो एकांक से क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो धनात्मक और बहुत बड़ी होती है। किसकी, लौह चुंबकीय की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो पॉजिटिव तो होती है, हम लोगों ने देखा, लेकिन बहुत बड़ी होती है, सिर्फ पॉजिटिव के साथ साथ बहुत बड़ी, ठीक है। ताप वृद्धि से यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो अनियमित और जटिल रूप से बदलती है। तो ताप बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो अनियमित यानी कि कोई निश्चित नहीं है और जटिल रूप से बढ़ती है। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स। तो आपको समझ में आ गया लौह चुंबकीय के बारे में, आपको समझ में आ गया अनुचुंबकीय के बारे में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूरी के नियम से क्या समझते हैं। देखिए क्यूरी के नियम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पूछा गया है क्यूरी के बारे में। देखिए ऐसा पाया जाता है कि, क्यूरी के नियम से आप क्या समझते हैं वही बोल रहा है, ऐसा पाया जाता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सिंपल सा बात है, ऐसा बोला, ऐसा पाया जाता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो टेम्परेचर का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं XM अल्फा 1/T, ठीक है, XM अल्फा 1/T, इसे ही क्यूरी का नियम कहते हैं। तो अगर आपको कभी क्यूरी का नियम पूछ दे तो आप अगर कुछ नहीं आता तो कम से कम ये फॉर्मूला लिख देंगे तो आपको जो है 1 मार्क्स मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत डिफिनेशन भी लिख देना है कि ये जो है अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के यानी कि टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो भी 6 है शायद, अस्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक में अंतर स्पष्ट करें। एक आपको पूछ रहा है अस्थायी चुंबक और एक आपको पूछ रहा है विद्युत चुंबक। अस्थायी मतलब एक प्रकार का रुका हुआ और विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, ठीक है। जैसे कि पंखा में क्या होता है, विद्युत चुंबक होता है, और अस्थायी मतलब क्या है कि जब बिजली कट हो जाती है तो अस्थायी चुंबक हो गया। तो इसके बीच का अंतर बोलने के लिए कह रहा है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आराम से देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अस्थायी चुंबक। देखिए जो चुंबक कमरे के ताप पर अपना चुंबकत्व दीर्घकाल के लिए बनाए रखते हैं, जो चुंबक कमरे के ताप पर, कमरे के टेम्परेचर पर अपना जो चुंबकत्व है वो दीर्घकाल के लिए यानी कि ज्यादा समय के लिए बनाए रखते हैं, उसे ही जो है अस्थायी चुंबक कहते हैं। यानी कि वो क्या कहलाते हैं, अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। अस्थायी चुंबकों के लिए उपयुक्त लौह चुंबकीय पदार्थों की धारणशीलता तथा निग्रहिता अधिक होनी चाहिए। यानी कि अस्थायी चुंबकों के लिए जो लौह चुंबकीय है वो क्या, लौह चुंबकीय पदार्थों की जो धारणशीलता है और निग्रहिता वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। किसके लिए, अस्थायी चुंबक के लिए। अब है दूसरा आपका विद्युत चुंबक। अब दूसरा क्या आपका विद्युत चुंबक, इसको भी समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी आपको अगर अलग से विद्युत चुंबक के बारे में पूछ देगा तो आपको यही डेफिनेशन लिखना है। देखिए विद्युत चुंबक ऐसा लौह चुंबकीय पदार्थों के बनाए जाते हैं जिनकी चुंबकशीलता अति उच्च चुंबकीय धारणशीलता तथा निग्रहिता बहुत कम होती है। विद्युत चुंबक ऐसे लौह चुंबकीय पदार्थों के बनाए जाते हैं जिनकी जो चुंबकशीलता है वो अति उच्च चुंबकीय धारणशीलता तथा निग्रहिता बहुत कम होती है। नर्म लोहे की
करोड़युक्त परिनालिका को विद्युत चुंबकीय कहा जाता है। नर्म लोहे की करोड़युक्त परिनालिका को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय कहा जाता है। चलिए, तो हम लोगों ने अस्थायी चुंबक और लौह चुंबक, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के बारे में देखा। आपको कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका 2014 में पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखें। तो सबसे पहले तो दो उपयोग पूछा, तो कम से कम आपको दो उपयोग लिखना ही है। और ऑप्टिकल फाइबर है क्या, उसका डेफिनेशन समझिए। देखिए, प्रकाशीय फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना उसकी तीव्रता में हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है। यानी कि जो प्रकाशीय फाइबर होता है एक ऐसी युक्ति है जो कि प्रकाश ऊर्जा जो होता है, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी, उसको क्या करता है, उसका तीव्रता जो है उसको बिल्कुल भी नहीं नुकसान पहुंचाता। उसका जो तीव्रता होता है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। और कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो इसका भी आंसर आपको आसानी से देना है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। अब ऑप्टिकल फाइबर के दो उपयोग। सबसे पहला उपयोग है आपका ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग जो है वो चिकित्सीय जांच में किया जाता है, यानी कि डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग। दूसरा है प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ऑप्टिकल फाइबर का। तो आपको चीजें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परावर्तक दूरदर्शी की विशेषताएं क्या है? परावर्तक दूरदर्शी की विशेषताएं क्या है? देखिए, परावर्तक दूरदर्शी के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहला, परावर्तक दूरदर्शी में दर्पण का उपयोग होता है जिससे प्रकाश का अवशोषण बहुत कम हो जाता है। यानी कि परावर्तक दूरदर्शी में दर्पण का उपयोग होता है जिससे क्या होता है, प्रकाश का जो अवशोषण है वो बहुत कम हो जाता है, अतः प्रतिबिंब चमकीला बनता है। दूसरा आपका विशेषता है, परावर्तक दूरबीन में वर्ण विपतन तथा गोलीय दर्पण का दोष नहीं पाया जाता है। परावर्तक दूरबीन में वर्ण विपतन और गोलीय दर्पण इन दोनों का जो दोष है वो नहीं पाया जाता है, परंतु अपवर्तक दूरदर्शन में पाया जाता है। परावर्तक दूरबीन में जो है वर्ण विपतन और गोलीय दर्पण का दोष, यानी कि दोष मतलब एक प्रकार का बीमारी, जैसे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ? ये कंफ्यूजन होता है बच्चे को, 10 क्लास से कंफ्यूजन होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ आपको नजदीक दिखाई देगा, दूर दिखाई नहीं देगा। और दूर दृष्टि दोष का मतलब हुआ दूर दिखाई देगा, नजदीक नहीं दिखा देगा। और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? वहां पर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग। ठीक है, तो जब भी दूर दृष्टि वाला क्वेश्चन पूछ दे कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो वहां आपको बोलना है उत्तल लेंस। अगर आपको बोल दे नजदीक यानी कि निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए, तो वहां पर बोलना अवतल लेंस, क्योंकि निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ नजदीक दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता है। और दूर देखने के लिए आपको अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो परावर्तक दूरबीन में वर्ण विपतन तथा गोलीय दर्पण का दोष नहीं पाया जाता है, परंतु अपवर्तक दूरदर्शी में पाया जाता है। दूरदर्शक के अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होना आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। दूरदर्शक के अभिदृश्यक का जो द्वारक है वो बड़ा होना आवश्यक है, जिससे वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बने, परंतु बड़े द्वारक का लेंस बनाना कठिन तथा खर्चीला दोनों है, जबकि बड़े द्वारक का दर्पण कम खर्च में आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ गई, परावर्तक दूरदर्शी की विशेषताएं। अब देखते हैं कैसीग्रेन का दूरदर्शी क्या है। कैसीग्रेन का दूरदर्शी क्या है? देखिए, किसी अपवर्तक दूरदर्शक से दूर के वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनने के लिए यह आवश्यक है कि उसका अभिदर्शक बड़े द्वारक का हो, जिससे वह वस्तु से आने वाले प्रकाश को अधिक एकत्र कर सके, परंतु बड़े द्वारक का लेंस बना सके। और उसका जो है यहाँ पर चित्र दिया हुआ, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कभी पूछा नहीं है, वैसे पूछ सकता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखेंगे। कम से कम जो भी क्वेश्चन नहीं बने उसको प्लीज नोट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर लिखें। सबसे पहले प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक इंद्रधनुष पर अंतर लिखें। ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 में और 2021 में अनुअल एग्जाम में आपका पूछा हुआ, हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए 2 फरवरी के दिन 2022 में हो सकता है सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। सबसे पहले है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष। देखिए, बूंदों पर आपतित प्रकाश के 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। बूंदों मतलब क्या? जो पानी का बूंद होता है, जो प्रकाश का बूंद होता है, तो उस पर आपतित प्रकाश के 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 2 बार रिफ्लेक्शन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है।
यह एक रंगीन प्राथमिक रेनबो का निर्माण होता है। यह एक रंगीन बैंड होता है। यह एक रंगीन बैंड होता है जिसमें 7 रंग होते हैं, जिसके बाहरी किनारे पर लाल रंग होता है और आंतरिक किनारे पर बैंगनी रंग होता है। तो ध्यान देंगे, बाहरी पर हम लोग जानते हैं लाल रंग होता है और आंतरिक पर क्या होता है, बैंगनी रंग होता है। अब है आपका द्वितीयक इंद्रधनुष। बूंदों पर आपतित प्रकाश के 2 अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसका निर्माण होता है। द्वितीय इंद्रधनुष एक रंगीन बैंड है जिसके बाहर की ओर बैंगनी रंग तथा अंदर की ओर लाल रंग होता है। तो दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गई, यानी कि ये जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या निकलता है, बाहर की तरफ जो है वो होता है लाल रंग और अंदर की ओर होता है बैंगनी रंग। ठीक है, कहाँ पर, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष पर, जहां पर जो है 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर वहीं पे द्वितीय इंद्रधनुष में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहां पर प्रकाश के 2 अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां पर क्या होता है, 2 अपवर्तन होता है, प्रकाश के 2 अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वहां पर क्या था, 1 बार था, यहाँ पर क्या है 2 बार, और इसका नंबर होता है। और यहाँ पर जो है बाहरी रंग में जो है यानी कि बैंगनी होता है और अंदर में लाल रंग होता है। तो आपको समझ में आ गई होगी प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन जो भी है, नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2021 वाला अनुअल एग्जाम में आपका पूछा हुआ, हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिले, इसी तरह का आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझिए क्वेश्चन क्या है, नेत्र के समंजन क्षमता से क्या समझते हैं। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वस्तु की दूरी बदलने के साथ ही नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो स्वतः यानी कि अपने आप समयोजित हो जाती है, अपने आप फिक्स हो जाती है तथा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। तो चीजें आपको समझ में आ गई। जैसे कि आप अगर नजर के सामने देख रहे हैं और जो वस्तु आपके सामने है जिसको आप देख रहे हैं वो वस्तु को दूर कर दे, नजदीक कर दे, बड़ा कर दे, छोटा कर दे, तो उस समय जो आपके फोकस की जो फोकस को बढ़ा देती है, घटा देती है, कम कर देती है, और जो आपकी जो प्रतिबिंब है यानी कि जो इमेज आपके सामने रखा हुआ है उसका जो प्रतिबिंब है वो बनाती है रेटिना पर। तो इसको कौन काम करता है, इसको काम करता है नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, तो नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की क्षमता, नेत्र लेंस का मतलब जो आंख के अंदर हम लोगों का लेंस है उसकी वह क्षमता जिसके कारण वस्तु की दूरी बदलने के साथ ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वतः यानी कि अपने आप समनियोजित हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है, अपने आप वो दिखाने लगती है। इसी पर प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समपोषी व्यक्तिकरण की 2 आवश्यक शर्तों को लिखें। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, समपोषी व्यक्तिकरण की 2 आवश्यक शर्तों को लिखें। ये भी क्वेश्चन देखिए आपको 2021 में अनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है, समझिए। या फिर आपको और में अथवा में क्वेश्चन पूछ रहा है कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के 2 आवश्यक शर्तों को लिखे, या तो आप समपोषी या फिर रचनात्मक, इसमें से एक ही लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए। समपोषी व्यक्तिकरण या रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए निम्नलिखित 2 आवश्यक शर्तें इस प्रकार है। स्वपोषी व्यक्तिकरण या रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए मुख्यतः 2 आवश्यक शर्तें जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहला आपका समपोषी व्यक्तिकरण के लिए कालांतर का जो मान है, कालांतर का जो मान है वो क्या होना चाहिए, पाई या फिर पाई का समगुणज होना चाहिए। पहला क्या है, समपोषी व्यक्तिकरण के लिए कालांतर का जो मान है या तो पाई होना चाहिए या फिर पाई का समगुणज होना चाहिए। दूसरा क्या है, समपोषी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर का जो मान है वो λ/2 या फिर λ/2 का समगुणज होना चाहिए। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, या तो λ/2 या फिर λ/2 का समगुणज होना चाहिए। क्या, समपोषी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर का मान, और कालांतर का जो मान है वो पाई का समगुणज या फिर पाए होना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन लेके आए थे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए आपको करवाया जा रहा है। चुनिंदा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको चुना हुआ क्वेश्चन है, चुन करके आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करेंगे, और पहली बार जुड़े हो तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और एक बार जम करके शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को अच्छे से देखें। प्लीज शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाती है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द